नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7 की पुस्तक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अध्याय 1 और अध्याय 2 के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसके वीडियो अपलोड किए गए हैं। आज अध्याय 3 है, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब पदार्थों का पृथक्करण किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में उसकी वीडियो दी गई है। तो इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है जो बिंदु है वो है पदार्थ एवं मिश्रण। मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं, मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता और पृथक्करण की विधियाँ क्या है, मतलब पदार्थों को किस प्रकार से पृथक किया जा सकता है, इसकी विधियाँ क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन पदार्थ एवं मिश्रण। ये क्या होता है, थोड़ी सी शक्कर अपनी हथेली पर लीजिए। आप देखेंगे इसमें आपको केवल एक ही प्रकार के कण दिखाई देते हैं। जब आप अपने घर के आसपास से मुट्ठी भर बालू मिट्टी लेकर उसे ध्यान से देखिए, इसमें आपको कई प्रकार के कण जैसे कि मृदा, छोटे कंकड़, घास फूस आदि दिखाई देते हैं। दोनों पदार्थों में क्या अंतर है, आओ चर्चा करें। शक्कर एक पदार्थ है जबकि बालू एक मिश्रण है। मिश्रण के उदाहरण हैं वायु, शरबत, आइसक्रीम, दूध, समुद्री जल, बालू मिट्टी आदि। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मिश्रणों के अवयव को नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है। तो जो अपने पास में वायु है, गुड़ है, शरबत है, सोडा वाटर, पीतल, दूध, रक्त है। मतलब वायु के अंदर अपने पास में ये एक मिश्रण है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, इस सभी का मिश्रण होता है। जैसे अपने पास में गुड़ हो गया, तो गुड़ के अंदर चीनी अन्य लवण होते हैं। शरबत, सोडा वाटर, पीतल, दूध, रक्त, इन सब के अंदर मिश्रण होता है। ये एक या दो पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। अगला है अपने पास में मिश्रण के प्रकार। मिश्रण में उपस्थित पदार्थों को मिश्रण के घटक या अवयव कहते हैं। कुछ मिश्रण में इन घटकों को आसानी से देखा जा सकता है, जबकि कुछ में मिश्रण के घटकों को देखना संभव नहीं होता है। गतिविधि दे रखी है, कांच का एक गिलास लीजिए, उसको पानी से लगभग आधा भरिए, 1 चम्मच नमक डाल लिए और नमक उसमें घुल जाता है। इस मिश्रण में पानी और नमक को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो नमक है वो पानी में के अंदर बिल्कुल घुल गया है, इसलिए नमक और पानी को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते, उसे सममांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पर सममांगी मिश्रण की परिभाषा क्या अपने पास में, ऐसे मिश्रण, सममांगी मिश्रण मतलब ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं। मतलब ऐसा इस प्रकार का मिश्रण जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित है किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते, सममांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अपना उदाहरण है नमक का जेली विलयन। नमक के अंदर, जल के अंदर नमक डालता है, तो नमक डालने के बाद के अंदर वो घुल जाता है, तो इसको वापस अब अलग अलग नहीं दे सकते। ये अपना होता है सममांगी मिश्रण। अगला है गतिविधि 2। कांच के एक बीकर में थोड़ा पानी लीजिए, उसमें एक छोटा चम्मच मूंगफली और सरसों का तेल मिला के हिलाइए। आप क्या देखते हैं, आप देखेंगे कि बीकर में पानी और तेल की 2 अलग अलग परत दिखाई देती है। ऐसे मिश्रण जिनके ऊपर अवयव पदार्थ को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है विषमांगी कहलाता है। जैसे पानी और तेल का मिश्रण, मतलब ऐसे मिश्रण जिनके अंदर अपन अनेक अवयव पदार्थ सामान्यतः अलग अलग देख सकते हैं। मतलब जो भी अपन पदार्थ डालते हैं उसको अलग अलग देखा जा सकता है, वो अपना क्या कहलाता है, विषमांगी। जैसे पानी और तेल। तो सममांगी के अंदर होता है जिसके अंदर अपन अलग अलग जो पदार्थ मिश्रण के रूप में डाला गया है उसको अलग अलग नहीं दे सकते, और सममांगी के अंदर उसको अलग अलग देखा जा सकता है, तो वो अपना क्या होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी तेल का मिश्रण। अब हम कह सकते हैं कि पदार्थों की प्रकृति के आधार पर मिश्रणों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो मिश्रण के प्रकार आते हैं, तो अपने पास में एक तो होता है सममांगी मिश्रण जिसको अपन अलग अलग नहीं दे सकते, और विषमांगी के अंदर उसको अलग अलग देखा जा सकता है। पृथक्करण। पृथक्करण क्या होता है, आपने अपनी माताजी को गेहूँ बीनते हुए देखा होगा। मतलब बीनने का मतलब गेहूँ छानते हुए या उसको साफ करते हुए। आपकी माताजी गेहूँ में छोटे छोटे कंकड़ या
अन्य अनाज के दानों की अशुद्धियों को हाथ से बीनकर अलग करती है। यदि आपको गेहूँ, जौ, मक्का मिलाकर दिया जाए, इन्हें अलग करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? आप पहचानने के आधार पर गेहूँ, जौ और मक्का के मिश्रण को हाथ से बीनकर अलग करते हैं। इस प्रकार किसी मिश्रण में से प्रत्येक अवयव को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण का मतलब है किसी भी पदार्थ के अंदर कोई अन्य कोई वस्तु है, उस मतलब कोई है मिश्रण, उसको अलग करना, वो होता है पृथक्करण। मिश्रण के अवयवों को पृथक अलग करने की आवश्यकता क्यों है? मिश्रणों से अशुद्धियों को पृथक करके हम उनकी गुणवत्ता, शुद्धता, सामर्थ्य, उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। मतलब मिश्रण के अंदर जो अवयव को पृथक करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अपन उसकी गुणवत्ता, उसकी शुद्धता और सामर्थ्य, उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही मिश्रण के अवयव का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। सीमेंट में अशुद्धि कारण उसकी सामर्थ्य कम हो जाती है। सोने में अशुद्धि से उसकी चमक कम हो जाती है। अशुद्ध जल को पीने से हमें बीमार हो सकते हैं। हम कह सकते हैं मिश्रण से अवयव को पृथक करना हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब मिश्रण के अंदर अवयव को पृथक करना हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिश्रण से उसके अवयव को पृथक करने के लिए पृथक्करण की कई विधियाँ प्रचलित है। सबसे पहले पृथक्करण की विधियों के अंदर पहला आता है बीनना। गेहूँ, चावल, दाल में अनुपयोगी पदार्थ जैसे अनाज, कंकड़, मिट्टी, अन्य अशुद्धियाँ मिली होती है, जो प्राय हम बहुत कम मात्रा में होती है। इनकी आकृतियाँ गेहूँ, रंग, चावल, दाल से भिन्न होती है। इन अशुद्धियों को हाथ से निकाला जाता है, इसे बीनना या हस्तचयन कहते हैं। मतलब गेहूँ के अंदर जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको बाहर निकालना, वो गेहूँ के अंदर, अनाज के अंदर मिट्टी वगैरह होती है गेहूँ, चावल के अंदर, उसको अलग करना, वही बीनना कहलाता है। अगली अपने पास में छानना। दूसरी विधि पृथक्करण की छानना। आटा गूंदने से पहले आपकी माताजी आटे को छानती है। भूसा एवं अन्य अशुद्धियाँ छन्नी के ऊपर रह जाती है। अशुद्ध आटा छन्नी से ऊपर छनकर नीचे आ जाता है। छन्नी से छनकर नीचे आ जाता है। बहु निर्माण वाले स्थानों पर प्राय आप देखा होगी चालनों की सहायता से रेत में से कंकड़ पत्थर अलग किए जाते हैं। इस प्रकार को छानना या चालन कहते हैं। तो मतलब गेहूँ आटे को छलनी से छाना जाता है और बहु निर्माण के समय यहाँ पर रेत को छानने के लिए कंकड़, मतलब इसकी सहायता से छानना, कंकड़ और पत्थर को अलग किया जा सकता है। ये छानने की प्रक्रिया कहलाती है। निस्यंदन क्या होता है? जब हम देखें कि गंदले जल से मिट्टी जैसे अलवणीय अशुद्धियों को कैसे दूर करते हैं, मतलब गंदे जल के अंदर जो मिट्टी वगैरह अलवणीय अशुद्धि है उसको किस प्रकार दूर किया जाता है, उसी गतिविधि नंबर 3 दे रखी है। एक छन्ना कागज़ लीजिए, इसको चित्र 3.6 के अनुसार मोड़कर एक शंकु की आकृति तैयार कीजिए। इसे एक कीप में लगाकर नीचे रखिए। गंदले जल को छनने कागज़ पर धीरे धीरे सावधानी से उड़ेलिए। कीप का 2/3 भाग भर जाने पर हम देखते हैं कि छना कागज़ मिट्टी के कणों, कंकड़ को कागज़ पर ही रोक लेता है, जबकि जल को नीचे जाने देता है। छना कागज़ को मोड़ना, शंकु की आकृति का, और इस प्रकार से इसको निस्यंदन करना। छना कागज़ फिल्टर पेपर द्वारा मिट्टी एवं जल को अलग कर सकते हैं। ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण में से अवयवों को पृथक करना निस्यंदन कहलाता है। अब निष्पावन, फटकना। घरों में आपकी माताजी को सूप मतलब छाले से गेहूँ एवं चावल को फटक कर साफ करते हुए देखा होगा। सूप की सहायता से अनाज में मिली हल्की अशुद्धियों को पृथक करने की प्रक्रिया को फटकना कहते हैं। खलिहानों में किसान अनाज को ऊंचाई से गिराते हैं। अनाज भारी होने के कारण पास में गिरता है, जबकि हल्का भूसा वायु के प्रवाह से दूर पर चला जाता है। इस प्रकार किसी मिश्रण से अवयवों को पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। अपकेंद्रण। आपने घरों में दही से मक्खन, छाछ को पृथक करते हुए देखा होगा। ये कैसे होता है, इसकी जानकारी देते हैं। बिलौनी की सहायता से दही को पात्र में वर्ताकार घुमाया जाता है, जिससे भारी अवयव छाछ नीचे रह जाता है और हल्का अवयव मक्खन ऊपर जाता है। ये अपकेंद्रण प्रक्रिया कहलाती है। मतलब इसके अंदर दही से मक्खन या छाछ को अलग करने की कौन सी पृथक्करण की विधि है, वो है अपकेंद्रण की विधि है। उसको अलग किया जा सकता है अपकेंद्रण की सहायता से। थ्रेसिंग।
खेतों में विभिन्न दालों धान के पौधों को सुखाया जाता है। तत्पश्चात अनाज के कणों को अलग करने के लिए सूखे पौधे को पत्थर या लकड़ी के पट्टों पर पीटते हैं। अन्य कणों को पके हुए पौधों से अलग करके प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। मतलब जो अपने पास में खेतों के अंदर दालों धान के पौधे सूखे जाते हैं और उनको बाद में सूखने के बाद में पत्थर लकड़ी के पट्टों द्वारा पीटा जाता है और पीटने के बाद में पका हुआ धान अलग हो जाता है और जो भूसा है वो मतलब पदार्थ है वो अलग हो जाता है। इस तो आजकल थ्रेशिंग मशीन का भी उपयोग किया जाता है। वर्तमान में थ्रेशिंग मशीन का उपयोग होता है। वाष्पीकरण, समुद्री जल से नमक कैसे प्राप्त करें। गतिविधि 4, एक चाइना डिश लीजिए, इसको लगभग आधा पानी से भरिए, इसमें 1 चम्मच नमक डालकर हिलाइए। अब पानी को चित्र 3.11 के अनुसार गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चाइना डिश का सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और चाइना डिश में नमक शेष रह जाता है। इस विधि द्वारा समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है। इसमें वाष्पीकरण के लिए जल को छोटी छोटी क्यारियों में इकट्ठा करते हैं जिन्हें लेगून कहते हैं। लेगून किसे कहते हैं? वाष्पीकरण के लिए छोटी छोटी जो क्यारियाँ बनी होती है उसी को अपन लेगून कहते हैं। सूर्य गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ जाता है, नमक क्यारियों से बच जाता है। हम कह सकते हैं किसी द्रव को वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अगला है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होती है? एक कागज़ पर रेत एवं लोहे की छीलन का मिश्रण लीजिए, चुंबक को मिश्रण के पास ले जाइए, बार बार ये प्रक्रिया दोहराइए। हम देखेंगे कि लोहे की छीलन चुंबक पर चिपक जाती है और रेत कागज़ पर रह जाती है। इस प्रकार चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थों से पृथक किया जाता है। यह चुंबकीय पृथक्करण विधि। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन घरों में प्राय ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा के लिए हम नेपथलीन की सफ़ेद गोली रखते हैं। नेपथलीन की सफ़ेद गोली रखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ये गोलियां छोटी या गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? कुछ ठोस गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं एवं ठंडा करने पर वाष्प से बिना द्रव में बदले ही पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित होते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या होती है कि ठोस पदार्थ है, कुछ ठोस गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं एवं ठंडा करने पर वाष्प से बिना द्रव में बदले सीधे किस में परिवर्तित होते हैं? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हम ऊर्ध्वपातन के लिए नमक एवं नौसादन के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। इसमें गतिविधि 6 दे रखी है। आगे अपना है अवसादन एवं निथारना। मतलब किसी शुद्ध अशुद्ध को एक साइड में करना, शुद्ध पदार्थ को एक साइड में करना, निथारना। कांच का एक बीकर लीजिए, उसको जल से लगभग आधा भरिए, उसमें 1 चम्मच बालू रेत डालकर हिलाइए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि बालू रेत बीकर में नीचे बैठ जाती है। मिश्रण में भारी अवयवों के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए डुलाए सावधानी पूर्वक दूसरे बीकर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को निथारना कहते हैं। यह अवसादन प्रक्रिया और निथारना। गंधले जल में फिटकरी का उपयोग क्यों किया जाता है? कांच के एक बीकर में गंधला जल लीजिए, उसमें धागे से बंधा हुआ फिटकरी का टुकड़ा लटकाइए और घुमाइए। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि मिट्टी के कण भारी होने के कारण बीकर के पेंदे में बैठ जाते हैं। शुद्ध जल को ऊपर से निथार कर अलग किया जाता है। आस्वन विधि क्या होती है? जलाशयों तथा नल के जल को अशुद्ध या घुली रहती है। ऐसा जल प्रयोगशालाओं में या दवाई बनाने में काम नहीं आता है। प्रयोगशालाओं में तथा इंजेक्शन की दवा घोलने के लिए अशुद्ध जल का उपयोग होता है। जल से घुली हुई अशुद्धियों को दूर करने का तरीका गतिविधि नंबर 9 के अंदर दिया गया है। पानी की अशुद्धियाँ केतली में जाती है। जब वाष्प बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है, वह द्रव जल में परिवर्तित हो जाती है और बूंद बूंद बनकर बीकर में एकत्रित हो जाती है और भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संघन कहते हैं।
यह है आसवन विधि। इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं। 2 या 2 से अधिक अवयवों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। मिश्रण अपने पास में 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है और दूसरा विषमांगी मिश्रण होता है। मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। वाष्पीकरण, चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, अवसादन एवं निथारना, आसवन आदि मिश्रणों से उसके अवयवों को पृथक करने की प्रमुख विधियाँ हैं। नमक एवं नौशादर का पृथक्करण ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। तो इस प्रकार अपन ने आज पदार्थों के पृथक्करण के बारे में चर्चा की है, जिसके अंदर मिश्रण क्या होता है, मिश्रण के प्रकार कौन से होते हैं, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, आसवन विधि, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। इस प्रकार अपन ने आज पदार्थों के पृथक्करण मतलब अशुद्धियों किस प्रकार दूर किया जाता है इसके बारे में चर्चा की है। तो आप इस वीडियो को देखिए और आगे आने वाले वीडियो को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा सबको मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।